दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से या यूं कह लें कि महीनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह की चर्चा हो रही है कि मुल्क में मईशत की जो रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। और मुल्क में मईशत की रफ्तार अगर धीमी होती जा रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसका असर मुल्क के हर आम व खास पर पड़ेगा, खास तौर से उन लोगों पर पड़ेगा जिनका रोजाना का कमाना खाना है, जो नौकरी पेशा हैं, जो या फिर जो छोटे बिजनेसमैन हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ हुकूमत लगातार ऐसे तमाम सवालों को या ऐसे तमाम दावों को से वो इनकार कर रही है और हुकूमत का यह दावा है कि इकोनॉमी मुल्क की मईशत मुस्तहकम है और किसी भी ऐसे आइंदा खतरे के पेश नज़र पूरी तरह से तैयार भी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये जो लगातार स्लो डाउन की खबर आ रही है और ख़ास तौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में जो प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है, उसको लेकर अब सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो मुल्क की जो जीडीपी है, जीडीपी की भी रफ्तार कम होते होते अब वो 25वीं तिमाही में 5% पर आकर टिक गई है। क्या सरकार के पास, मरकजी हुकूमत के पास मुकम्मल तैयारी है? क्या ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसे हालात बन रहे हैं कि एक आम शहरी को भी अब थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, समझना चाहिए कि मुल्क की मईशत की रफ्तार क्या कहानी बयां कर रही है, क्या आने वाले दिनों में कुछ परेशानियां बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से हालिया दिनों वजीरे खजाना ने स्टेप्स लिए और बैंकों को एक साथ मिलाने का फैसला सामने आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो जालान कमेटी है उसकी सिफारिशात के बाद पैसे लिए गए, ये तमाम चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं? क्या ये बहुत एक ऐसा मौका है जब एक आम शहरी मुल्क का जो है उसे भी बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और तारीख हमें क्या बताती है इसके रोशनी में ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि मुस्तकबिल हमारा कैसा हो सकता है। इसी पर आज हमारी खास पेशकश। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या मंदी के हालात बनते चले जा रहे हैं? क्या मंदी आ रही है? क्या मंदी आने वाली है या क्या मंदी ने दस्तक दे दी है? दरअसल नरेंद्र मोदी हुकूमत भले ही मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में लगी है, लेकिन अब खुद एनडीए के इत्तेहादी भी मुल्क की गिरती मईशत को लेकर हुकूमत से सवाल पूछने लगे हैं। जीडीपी का जो आंकड़ा है वो लोगों को सवाल करने पर मजबूर कर रहा है। शिवसेना ने एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है और गिरती मईशत को लेकर साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया है, जो हम आपको अगले हिस्से में सुनाने वाले भी हैं, और उस बयान के तर्ज कहा है कि इसकी शिवसेना ने हिमायत की है मनमोहन सिंह के बयान की। और शिवसेना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन मंदी के हालात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये शिवसेना का अपना तबसरा है। वज़ीर ख़जाना पर तबसरा करते हुए सामना में उन्होंने लिखा है कि खातून होना एक अलग बात है, लेकिन कौमी मईशत को पटरी पर लाना भी बहुत ज़रूरी है, ये एक अलग बात है और दोनों में बहुत फ़र्क है। अभी तक नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाने वालों को भी कई तरह के नाम से पुकारा गया, उन्हें बेवकूफ़ तक कहा गया। मुल्क की मईशत की रफ्तार डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट से शुरू हुई थी। इसके बाद ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट ने मुल्क की मईशत को बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया है, ऐसे आसार हैं। कई कार बनाने वाली कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं या जो प्रोडक्शन है उसको कई दिनों के लिए रोक दिया है। कई शहरों में गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। गाड़ी शोबा मईशत में फ़रोख्त और ख़िदमात, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, लाइसेंस, माली इमदाद, ड्राइवर, पेट्रोल और जो नक़ल हमल इससे जुड़ी चीज़ें हैं वो नौकरियाँ फराहम करता है। हालांकि हुकूमत ने आरबीआई की मदद से मईशत की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसके असरात देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक आपको मैं इसी के साथ एक आंकड़ा भी देना चाहूँगा यहाँ पर, जो अगस्त महीने में जो प्रोडक्शन रेट है और जो सेल में जो गिरावट आई है वो कुछ इस तरह से है। मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसकी गिरावट
33% दर्ज की गई है। सिर्फ ये अगस्त महीने की बात है। हुंडई की 9.54% गिरावट हुई है फरोख्त में, सेल में। होंडा की 51% कमी आई है। टाटा मोटर्स की 58% जो सेल में गिरावट है वो दर्ज की गई है। ये अगस्त 2019 की बात हो रही है। आइचर वॉल्वो की 41.7% की कमी, महिंद्रा और महिंद्रा की 25% की कमी सेल में, और महिंद्रा ट्रैक्टर्स की 17%। ये बहुत बड़ा इशारा है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स के सेल में अगर 17% की गिरावट आई है, इसका मतलब है कि ट्रैक्टर्स कौन खरीदता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है। सीधे तौर पर यह बता रहा है कि खेती पर, ज़राअत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इन हालात में अब सवाल ये पैदा होने लगे हैं कि क्या मुल्क के शहरी को भी इन चीज़ों को बहुत कायदे से समझना बेहद ज़रूरी नहीं है, और क्या उन्हें इसकी तैयारी अपने तौर पर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये इंडिकेटर्स दरअसल बता क्या रहे हैं, और इनसे हमें क्या सबक मिल रहा है या क्या हमें सीख मिल रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, हम उनका नाम आपको बताते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन कुमार जुड़ेंगे हमारे साथ, बीजेपी से हैं, और विजय सरदाना जुड़ेंगे जो इकोनॉमिस्ट है। उनसे हम जानेंगे, माहिर माशियात हैं, कि क्या इस वक्त ये जो इंडिकेटर्स हैं हमें क्या बता रहे हैं। राकेश कपूर जुड़ेंगे हमारे साथ जो सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन इन सब से जुड़ने से पहले मैं आपको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का वो बयान सुनाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने ये जो GDP अब 5% तक आ गिरी है, इसके ताल्लुक से जो बातें कही हैं वो क्या कहते हैं और क्या आगे मशवरा देते हैं, ये बयान सुनना बेहद जरूरी है। चूंकि इसी बयान की हिमायत में NDA की हलीफ जमात शिवसेना ने आज सामना में इसका जिक्र किया है और हुकूमत पर तनकीद भी की है। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking mind to steer our economy out of this man-made crisis. और अब हम आपको बता दें कि विजय सरदाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, और राकेश कपूर हैं, सीनियर सहाफ़ी। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं विजय सरदाना आपके पास में आ रहा हूँ यह सवाल लेकर कि मुल्क की जो आम आवाम है वो इस वक्त थोड़ी कन्फ्यूजन में है। एक तरफ चर्चा और ख़बरें इस तरह से बन रही हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में और भी कई दूसरी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर प्रोडक्शन का रेट लगातार गिर रहा है। जाहिर है प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो उससे जुड़ा जो एक साइकिल है जो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करता है वो भी मांद पड़ रहा है। दूसरी तरफ लगातार जो हुकूमत में लोग शामिल हैं उनका दावा है कि हो सकता है कि थोड़े मतलब हल्के शॉक्स हों, लेकिन इकोनॉमी बहुत मुस्तहकम है। हम ये जानना चाहते हैं कि चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं तो हमारे नाज़रीन को बताइए ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो आंकड़े हैं 5% और अगस्त महीने में टाटा मोटर्स का 58% तक सेल गिर जाना और बाकी कंपनियों का भी 10%, किसी का 21%, तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं? बैंकों का एक साथ कर देना, 27 बैंकों को मिलाकर 10 बैंकों में मर्जर कर देना, और RBI से 1,76,000 करोड़ रुपया लेना, ये इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? मुल्क के आम शहरी को क्या मैसेज लेना चाहिए इससे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ बाजार में होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है जी। किसी के कहने से या किसी के करने से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या सेल कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बाजार का एक तरीका है काम करने का कि कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि उनको खरीदना है या नहीं खरीदना है जी। नहीं खरीदने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हाँ, आज हमारे देश में सेल घटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हुआ है, सरकार को रेवेन्यू कम मिल रहा है, इसलिए उनको पैसा चाहिए
आरबीआई के पास रिजर्व्स था, उसका उन्होंने यूज करने का सोचा। बैंकों को मर्जर करना जरूरी था क्योंकि रिकैपिटलाइजेशन हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से देश में ब्याज रेट बहुत ज्यादा हैं, तो बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करना, उसमें एफिशिएंसी लाना और उनका रिकैपिटलाइज करके जो एनपीएज हैं उनके बारे में सोचना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब रही बात कि कंज्यूमर क्या कर रहा है और कंज्यूमर क्यों ऐसा सोच रहा है। देखिए, जब अनसर्टेनिटी होती है, जब कंज्यूमर को लगता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, थोड़ा अनसर्टेन अगर होता है, तो कोई भी समझदार आदमी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेता है। और अगर आप बैंकों में जाके पूछें तो इस समय जो कंज्यूमर्स हैं उनका डिपॉजिट बढ़ रहा है। आम आदमी पैसा बैंकों में रख रहा है, ना कि खर्च रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, ये कंज्यूमर को समझना पड़ेगा। या तो कंज्यूमर को लगता है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है। अगर कस्टमर ऐसा सोच रहा है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि कंज्यूमर को कंफर्ट दे, सिटीजन्स को कंफर्ट दे कि हम क्या करने वाले हैं। समस्या अभी ये हो रही है कि हम जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज इस देश में बना रहे हैं वो ज्यादातर हम शॉर्ट टर्म बना रहे हैं या चुनाव में ध्यान रख के बना रहे हैं। हम 5 साल का अगर रोड मैप सामने रखें, 10 साल का रोड मैप रखें कि हमारी ये टैक्सेशन पॉलिसी रहेगी, ये हम 5 साल में इन्वेस्ट करने वाले हैं, पहले महीने में इतना, दूसरे में इतना, इस तरह से हम रोजगार प्लान कर रहे हैं, इस तरह से हम एक्सपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि घोषणाएं बहुत हो रही हैं। सरकार ये कहती है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा। हम चाह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आए, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कौन कौन से कानून हटाए, कितने इंस्पेक्टर्स हटाए, क्या नया बदलाव लाए सिस्टम में, ये नहीं समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब यह है कि इंटेंशन अच्छी है, हमें इस बात को समझना चाहिए जी। इंटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन की है। हमें जमीन पे होते हुए नहीं दिख रहा है, तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को वो एविडेंस नहीं दिख रहा कि सरकार कितनी गंभीर है। क्योंकि जितनी घोषणाएं अभी तक हुई हैं और जहां पे एक्शन दिखा है वो सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जी। वो जरूरी है, इंसान को सुविधा देना जरूरी है, लेकिन बिजनेसमैन को क्या सुविधा मिली? जो कंफ्यूजन है बजट के अंदर, जो कंफ्यूजन क्रिएट किए गए सरकार ने, वो कैसे होगा? जो आपने ऑटोमोबाइल्स के लिए पॉलिसी बदली, उसका गेस्टेशन पीरियड कितना होना चाहिए था? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बात की जाती कि देखिए हमें चेंज ओवर करना है और सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, पॉल्यूशन कम करना है, आप बताइए रोड मैप क्या होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वार्तालाप की जरूरत थी। कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक डायलॉग होना बहुत जरूरी है। वो डायलॉग कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर हो रहा है तो वो किसी बंद कमरे में हो रहा है, लेकिन जनता को नहीं दिख रहा है। तो या तो सरकार बताना नहीं चाह रही कि वो क्या मेहनत कर रही है, अगर वो मेहनत कर रही है तो जनता से छुपा क्यों रही हैं? तो ये सब बातें हैं जिसके कारण एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, विच इज लीडिंग टू डिप्रेशन और आई विल से सम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। अदरवाइज इस देश में हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि 137 करोड़ है हमारे पास, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत में आइए इन्वेस्ट करिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने खुद उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या किया? आपकी अपनी 137 करोड़ की आबादी है, उस इकोनॉमी को हम जिस तरह से मैनेज करना चाहिए था हम क्यों नहीं कर पाए? तो सवाल खुद पे आते हैं। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि कहां गलतियां हुई, और गलतियां होती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान नहीं है इस देश को चलाने वाले, इंसान है जी। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो माने कि गलती हुई तो सुधार के रास्ते निकलेंगे। जब आप मानते ही नहीं कि गलतियां हो रही हैं या कोई गलती हो गई और उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, तो जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चेंज क्या करेंगे जी? तो जब हम गलती को मानेंगे नहीं तो फिर हम उसे दूर करने की कोशिश कैसे करेंगे? विजय सरदाना ने बहुत अच्छे अंदाज में, मुझे लगता है कि आपने ये बातें समझाने की कोशिश की है कि हुकूमत की शायद कोशिश लगातार बेहतर करने की है, लेकिन वो उसे कन्वे करने में नाकाम हो रही है। और जो कंज्यूमर है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच एक विश्वास नहीं बन पा रहा, यकीन नहीं बन पा रहा है। नवीन कुमार हमारे साथ है, बीजेपी से है। नवीन जी, आपका इस्तकबाल है। नवीन जी, सवाल सीधा सा है। आज हम जो मौजू लेकर बैठे हैं उसमें सिर्फ एक सवाल है कि क्या आ गई मंदी? क्वेश्चन मार्क, ये हमारा टॉपिक है, अभी आपको बीच में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा सवाल ये है कि आखिर एनडीए की हलीफ जमात शिवसेना ने आज
क्यों हुकूमत पर इस तरह से एक तनकीद किया है और कहा है कि जो मनमोहन सिंह ने बातें कही हैं 2 रोज कबल, उस पर बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। जीडीपी 5% पर आ चुका है, 25 तिमाही में यह सबसे कम है। नवीन जी, इससे क्या मैसेज लिया जाए? क्या हुकूमत की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्या मुल्क के अवाम को थोड़ा सा सजग रहने की, डरने की जरूरत है या नहीं? पहली बात तो ये कि देश की जनता को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है कि वैश्विक मंदी है। चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड युद्ध है उसके कारण वैश्विक मंदी का दौर है और आने वाले 1 साल में, जैसे मैक्सिस स्टडी की रिपोर्ट को अगर आप देखें, उसमें कहा गया है कि आने वाले 1 वर्ष में और भी अधिक मंदी आ सकती है विश्व समुदाय में। हालांकि भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक, इससे पहले मैं सुन रहा था, आपने कहा कि ऑटो सेक्टर के अंदर और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ये बात सत्य है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देश में जिस समय पर्यावरण के कारण होने वाले आम लोगों की जाने वाली जानों को रोकने के लिए यूरो 6 मानक का प्रावधान लेकर के आया गया है, सख्ती से उसको पालन किया जा रहा है। तो उस प्रकार जो पुराने स्टॉक हैं मोटर व्हीकल की, जिन दुकानों, जितने लोगों ने बनाए हुए हैं कंपनियों ने, वो उसको खाली करना चाहते हैं और नया प्रोडक्शन को करना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि पेट्रोल और डीजल से अगर आपकी निर्भरता से बाहर निकलना है और आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं तो भी एक नया प्रोडक्ट है, उसके लिए भी नई प्रकार से प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। तो ऐसे समय में ये निश्चित तौर है ये कि वहाँ पे मंदी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी मंदी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंदी इसलिए है कि जो उन्होंने पहले से बना रखा है वो बिक नहीं रहा है और वो इलेक्ट्रिक मोटर्स की तरप लोगों का रुझान हो रहा है, इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मैं पूरी बात कहूंगा तो शायद विशाल जी आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। अगर मैं पूरी बात कह दूंगा तो शायद बेहतर रहेगा। सरकार ने इस मंदी से बाहर निकलने के लिए जो स्टेप उठाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत सरकार इन्वेस्ट कर रही है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा रियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पिछली बार सरकार ने पिछले बजट में बहुत सारे प्रावधान लेकर के आए हैं। ये सही है कि बाढ़ के कारण बहुत सारी जगह त्रासदी हुई है, लेकिन फिर भी फसल के मामले में भारत इस बार पहले से बम्पर फसल करने वाला है। सरकार ने पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, रोजगार को आने वाले समय में मजबूत और स्थिर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। और वो स्टेप्स अभी इसलिए लिए गए हैं कि आने वाले समय को देखते हुए जिस प्रकार से वैश्विक मंदी का दौर अभी आने वाला है उससे कहीं बेहतर होगा। और जहाँ तक जीडीपी की बात है, मनमोहन सिंह जी जब छोड़ करके गए थे तब 4.48 जीडीपी थी देश की। ऐसा नहीं है कि जीडीपी कभी कम हुई या कभी नहीं हुई, इससे पहले कभी 5 से नीचे नहीं गई या हम उससे ऊपर कभी नहीं आए हैं या नहीं आ सकते हैं। एक डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद ये बात सत्य है कि जब आज लगता है तो कुछ समय के लिए प्रभाव उसका दिखता है, लेकिन आने वाले समय में उससे और अधिक मजबूती होती है, वो उस समय आने वाला है। सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। जी चलिए, मैं अब राकेश कपूर जी के पास चलता हूँ। राकेश कपूर जी, जो इन्होंने नवीन कुमार जी ने जो रीज़न बताए हैं कि क्यों प्रोडक्शन कम हो रहा है, खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी गिरावट क्यों है, टाटा मोटर्स के 58% गिरावट दर्ज की गई टाटा मोटर्स में, और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स है उसमें 17%, ट्रैक्टर्स में खासतौर से ध्यान दिला रहा हूं आपका 17%। क्या ये सही है कि जो नवीन जी कह रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल मुस्तहकम है और इस फ्रंट पर, और ऐसा पहले भी होता रहा है, अभी भी हुआ है, तो हम इससे उबर आएंगे और आवाम को इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? जाहिर तौर पे इतना जितना जो शोर मचाया जा रहा है इसमें पॉलिटिकल टोन ज़्यादा है, इकोनॉमिक टोन ज़रा कम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के माने हुए, देश के नहीं पूरी दुनिया के माने हुए जो हैं वो अर्थशास्त्री हैं, नो डाउट। और लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब 1994-95 के अंदर जो थी जीडीपी रेट जो था वो 6 पॉइंट समथिंग था, और उसमें से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ उस ज़माने में 4% से ऊपर नहीं होता तो हमारा ओवरऑल जीडीपी रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो जाता। तो ये दौर चलता है। लेकिन मैं जिस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप देखिए ये जितना शोर मच रहा है,
क्या हिंदुस्तान के ज़मीन में, हिंदुस्तान की ज़मीन में कहीं कोई शोर है? कहीं कोई महंगाई है क्या? किसी चीज़ में महंगाई है? जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें महंगाई है क्या? और जो जिस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन जीडीपी के आंकड़ों में हम उलझते जा रहे हैं, मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार जब से आई है, इसने जितनी स्कीम्स निकाली हैं, ख़ास तौर से जो गरीब आदमी है उसको जो एम्पावर करने की, माने इकोनॉमिक तौर पर इतनी स्कीम्स निकाल दी हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो रूरल इकोनॉमी में जा रहा है पैसा, वो पैसा रूरल इकोनॉमी में जा रहा है जी। 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल रूरल इकोनॉमी में पंप हो रहा है। आप ये ध्यान दीजिए, चाहे वो कोई सी भी योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान हो या छात्रवृत्ति हो या लड़कियों की हो या आयुष्मान भारत हो, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये सब रूरल इकोनॉमी में जा रहा है पैसा। आज ये शोर मच गया कि जीडीपी ग्रोथ जो है 5% हो गई। मैं याद दिलाना चाहूँगा अरुण जेटली का बयान, वो मरहूम अरुण जेटली अब इस समय स्वर्ग में हैं जी, खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक मनी की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट 8% ग्रोथ से बेटर है रेगुलेटेड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 5%। ब्लैक मनी के बेस पर हम अगर ग्रोथ करते हैं 8%, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम रेगुलेटेड मनी, जो अब रेगुलेट जीएसटी और नोटबंदी का सबसे बड़ा, जो इसकी हम आलोचना तो बहुत करते हैं, इसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव पार्ट से हम निगाह चुरा लेते हैं। इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? जितना भी पैसा, मान लीजिए जितना पैसा था सब आ गया वापस बैंक में, लेकिन जो भी आया पैसा वो अब रेगुलेटेड है, वो अब ब्लैक मनी नहीं है, वो वाइट मनी है। ये जो हम देख रहे हैं दौर कि इसमें कमी आ गई, इसकी सेल्स में कमी आ गई, इसकी सेल्स में कमी आ गई, ये सब उनकी ये वजाहत भी हैं, ये वजूहात भी हैं। इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, मुद्रा योजना जो मोदी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, आज ही रिपोर्ट आई है कि 2015 से लेकर के 2017 तक 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक लोगों ने कर्जा लिया बैंकों से। उसमें से 20% लोगों ने अपना नए व्यवसाय शुरू किए, नई तिजारत शुरू की, उन्हें रोजगार दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आरबीआई के रिजर्व कोटे से आखिर ये मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ी? 1,70,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने दिए हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, बैंकों का जो एनपीए बढ़ा है, एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि बैंकों के एनपीए को हम किस तरीके से रियम्बर्स करें, किस तरीके से जो है वो बैंक पास अगर रोकड़ा नहीं रहेगा, बैंक 1 रुपया अगर बैंक के पास आता है तो 10 रुपये कर्ज देने की उसकी औकात बढ़ जाती है, उसकी हैसियत बढ़ जाती है। ये जो 76,000 करोड़ रुपया बैंकों को दिया गया है, इसका मतलब ये है कि 7,60,000 करोड़ रुपया बैंक जो है वो लोन दे सकते हैं। ये जो है उसकी वो ताकत बढ़ी है बैंकों की। ये इसलिए ज़रूरी हो गया था एनपीए बढ़ने की वजह से बैंकों को लेना। और रिजर्व बैंक से जहां तक लेने का सवाल है, तो इसका मतलब ये है ना कि मार्केट में स्लो डाउन है, तभी तो उसे पंप करने की कोशिश हो रही है, सेक्टर को नहीं देने जा रही है, तभी तो उसे पंप करने की कोशिश हो रही है। स्लो डाउन मार्केट में है, इकोनॉमी का रोटेशन नहीं हो रहा है। ये जो हमारी जो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, मेरा निवेदन ये है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र जो है ये मजबूत हुआ है, ये कमज़ोर नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जिस तरीके से आप देखेंगे ना, एफएमसीजी कंपनियां चिल्ला रही कि हमारे बिस्कुट बनने बंद हो गए, पार्ले कह रहा हमारा ये क्यों जो है ये बहुत महंगी चीज़ है क्या? ये जब जगह जगह जो ये खुले हैं लोग, ये जो 50,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के, जिन्होंने अपने तिजारत को बढ़ाया है, जिन्होंने अपनी दुकानदारी बढ़ाई है, जिन्होंने छोटे मोटे कारोबार बढ़ाए हैं, उन्होंने लोकल लेवल पे कंपटीशन दिया है। ठीक है, ऐसी चीजों को, ये काय के धंधे हैं ये। चलिए, बहुत अच्छा है आप जो कह रहे हैं। अगर वाकई रूरल इकोनॉमी मजबूत हो रही है, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्मल है हर तरफ? हम फिर से विजय सरदाना के पास चलते। विजय सरदाना जी, क्या ऐसा वाकई है कि रूरल इकोनॉमी मजबूत हो रही है, तो फिर आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि 1,78,000 करोड़ रुपए आरबीआई के रिजर्व कोटे से लेना
और उसे पंप करना, जो लोन नहीं ले पा रहे थे या जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे उनके लिए मदद करना, क्या ये जरूरी हो गया था? क्या ये मेरा सिर्फ सवाल इतना ही है कि जो आवाम है उसे हम ये मैसेज दें कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसा खराब इंडिकेटर है ही नहीं। विजय सरदाना, आपका सीएडी 2% है, आपका जो फाइनेंशियल डेफिसिट है वो 3% के आसपास है, आपको घबराने की क्या जरूरत है भाई? जी बस थोड़ा उनके पास चलते हैं। विजय सरदाना जी, क्या पहाड़ टूट नहीं, गया? देखिए, आम आदमी के दृष्टि से अगर देखें, अगर इन्फ्लेशन कम है जी तो ये चिंता का विषय है। आज की ग्रोइंग इकोनॉमी में आप इस बात को समझिए कि इन्फ्लेशन एक ग्रोइंग इकोनॉमी में कब कम होता है? जब लोग खरीदारी बंद कर देते हैं। अदरवाइज जिस कंट्री में आधे लोग भूखे सोते हो, जहां पे लोगों के पास पूरे संसाधन नहीं हो और वहां पे इन्फ्लेशन ना हो, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास में पैसा है वो पैसा नहीं खर्च रहे हैं। जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है वो नहीं खरीद रहा है। तो अगर पैसा है भी तो परचेजिंग में नहीं जा रहा है, मार्केट में नहीं जा रहा है। डिमांड सप्लाई का सिचुएशन ये है कि आपकी कैपेसिटी जो आपने लगाई थी वो कंज्यूम नहीं हो रही है, इसलिए रेट नीचे जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन बड़ी अलग है। इन्फ्लेशन कोई खुशी की बात नहीं है आज के हालत में। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन टेक्निकली बढ़ना चाहिए था, ताकि ये सिग्नल आए कि मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ रही है। लेकिन इन्फ्लेशन जिस हिसाब से कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि बाजार में परचेजिंग पावर कम हो रही है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। रही बात इकोनॉमी की, रूरल इकोनॉमी में आज हालत बहुत विचित्र है। हमने बात करी एमएसपी किसानों का बढ़ाया, आज आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे किसानों को एमएसपी नहीं मिला। और दूसरी तरफ मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आपके किसान के पास आज गेहूं आपका खरीदा एफसीआई ने, उसने मक्का उगाया, व्यापारी ने खरीदा, सब उसने अपना माल बेच दिया जी। उसी गांव में मुर्गी का किसान है, आज वो मक्का खरीद रहा है 25 रुपए से 28 रुपए किलो। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 80 रुपए किलो और उसकी सेल प्राइस है 60 रुपए किलो। बताइए, हर मुर्गी का किसान आज 20 रुपए किलो के नुकसान पे बैठा है जी। ये भी गांव की इकोनॉमी है जी। अच्छा, अभी नवीन कुमार जी ने कहा था कि नोटबंदी और जीएसटी से वक्ती तौर पे थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका फायदा दिखेगा। क्या ये जो मौजूदा इकोनॉमी की हालत है, क्या इस पे थोड़ा इसका असर है, ये नोटबंदी और जीएसटी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सरदाना साहब। सरदाना जी, मैं आपसे पहले ये सवाल किया मैंने, क्या नोटबंदी और जीएसटी का थोड़ा वक्ती तौर पे असर है, जो नवीन जी कह रहे थे? खाली खेती वाले किसान नहीं, ये डेयरी वाले और ये भी, ये जो आत्महत्याओं की लाइन लग जाती नहीं लगती ना सर, यही है। ऐसा नहीं, यही है कि वो कमा नहीं रहा, वो डिस्ट्रेस में जी रहा है। ऐसी तो वो कोई उसने ऐसा नहीं है। राजस्थान में कभी किसी किसान ने आत्महत्या नहीं करी, उसने कोई सदाव्रत थोड़ी खोल रखा। नहीं, आत्महत्या इज नॉट एन आंसर टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ये गलत पैरामीटर है। अगर किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, इसका मतलब रूरल डिस्ट्रेस नहीं है। ये पैरामीटर का कोई लॉजिक नहीं। दैट इज नॉट माय पॉइंट, दैट इज नॉट माय पॉइंट, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट नवीन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। बस 20-25 मिनट आपको दे पाऊंगा, वक्त थोड़ा कम है क्योंकि विस्तार से सबकी बात सुन रहा था। नवीन जी, फाइनल कमेंट करिए ना सर, आप आंकड़ा उठाइए, मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं। नवीन जी, आज मुझे बता दीजिए, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल रखता हूं, मक्के का क्या रेट है आज, मुर्गी को 1 किलो खाने में कितना लगता है और बाजार का रेट क्या, तीनों आंकड़े बाजार में है, कैलकुलेट कर लीजिए। ये आंकड़ेबाजी जो है ना, ये आप बाजार में जाके रेट पूछिए ना, आंकड़ेबाजी में कागज में नहीं कर रहा हूं। लेट्स गो टू मार्केट एंड फाइंड आउट। इस आंकड़ेबाजी से, ये आंकड़ेबाजी आप कह रहे हैं, लेकिन आंकड़ा नहीं है, ये बाजार की हकीकत है। आप इंटरनेट खोलिए, बाजार का रेट देख लीजिए। सरदाना जी, थोड़ा सा समझिएगा, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं नवीन जी से, क्योंकि हुकूमत का जवाब सुनना जरूरी है। देखिए, आप आंकड़ेबाजी नहीं है, मैं बाजार की हकीकत बता रहा हूं। अरे सर, जरा नवीन जी बात सुन लेना। मैं मेरा निवेदन ये कर रहा हूँ कि हाँ, कोई भी व्यक्ति संक्षेप में, वो एक आइसक्रीम बेचने वाले से लेकर क्यों निकाला? आज स्थिति ये है कि भाई देश के अंदर हमने डिविडेंड अगर निकाल करके जनता के भले के लिए उस पर खर्च कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? और कुछ नहीं था, किसको पीड़ा होनी चाहिए? पिछली सरकारें लेना बैंक की तरह काम करती रही, देना बैंक की तरह नहीं किया, जनता को नहीं दिया, तो इसमें उसका दोष है। और दूसरी बात, आरबीआई के अंदर जो पैसा रखा जाता है, वो पैसा रखा जाता है कि चलो ठीक है, आपने अपने घर, भैया 1 मिनट बीच में शांत, कपूर साहब अगर आवाज आ रही है तो 2 मिनट शांति रखिए, कम से कम बात चली जाए। मेरा ये कहना है
कि मान लीजिए आप घर के अंदर आप घर चलाते हैं और हर बार 10 पैसे अपनी कमाई का 10% हिस्सा निकाल करके जमा करते हैं बुरे वक्त में काम आने के लिए, और वो पैसा आपका बड़ा अधिक हो जाता है और उसके बाद उस पैसे को निकाल करके आप अपने ही परिवार पर खर्च करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, इसमें गलती किस बात की है? सरकार ने जो कदम चलिए उठाया ठीक है, अब 1,70,000 आपके एग्जाम्पल से कई लोग ये मैसेज न ले लें कि वाकई बुरा वक्त आ गया था इसलिए बदल लेनी पड़ी। बहरहाल ये आपने ठीक है, जो अभी नवीन जी कह रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल इसके बारे में मुस्तहकम है और चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका नजरिया अलग है, वो इस मामले में माहिर हैं इन चीजों को समझने के। अभी वक्त और जैसे जैसे गुजरेगा ये आंकड़े जो हैं वो बदलते नजर आएंगे, जैसा कुछ होगा वो सब आपके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ बनने के लिए।